अब देखते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स 3 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3। M1 जो होता है ये GQ से कपल्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मीडिएट करेगा हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। तो हायर कॉग्निटिव फंक्शन को ये मीडिएट करेगा और स्टिमुलेट इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करेगा। ये M1 रिसेप्टर्स का काम है। और M2 रिसेप्टर्स ये जी इनहिबिटरी होता है। तो जब इनहिबिटरी है तो ये क्या करेगा, हार्ट में होता है। तो देखिए ये डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ एट्रिया। तो हार्ट रेट को भी कम करेगा और एट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करेगा। और उसके बाद M3 रिसेप्टर्स की बात करते हैं। देखिए M3 रिसेप्टर्स ये GQ कपल ये भी होता है और ये इंक्रीज एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। जैसे लेक्रिमल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो इनके फंक्शन को ये M3 रिसेप्टर्स बढ़ा देती है। और इंक्रीज गट पेरिस्टालसिस, GIT की जो पेरिस्टालसिस है उसको M3 रिसेप्टर्स इंक्रीज कर देती है। और इंक्रीज ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। और पिपलरी स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी म्योसिस कराएगी। और सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एकोमोडेशन, लेंस एकोमोडेशन में काम करेगी। और इंक्रीज इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगी। और एंडोथेलियम मीडिएटेड वैसोडाइलेशन, एंडोथेलियल मीडिएटेड वैसोडाइलेशन कराएगी। और डोपामिन देखिए, अब डोपामिन में भी दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, D1 रिसेप्टर्स और D2 रिसेप्टर्स। D1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कपल होता है जी स्टिमुलेटरी से, और D2 जो होता है ये कपल होता है जी इनहिबिटरी से। तो D1 का फंक्शन क्या है, ये देखिए, रिलैक्स रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। तो ये रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करता है। और एक्टिवेट्स डायरेक्ट पाथवे ऑफ स्ट्रेटम, स्ट्रेटम के जो डायरेक्ट पाथवे है उसको एक्टिवेट करेगा। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया गया है। और D2 क्या है, ये मॉड्यूलेट ट्रांसमीटर रिलीज। D2 जो होगा ये इनहिबिटरी होता है, इसलिए ट्रांसमीटर रिलीज को मॉड्यूलेट करेगा। और स्पेशली इन ब्रेन, ब्रेन में ये क्योंकि ब्रेन में ज़्यादा ट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो वहाँ पे ये स्पेशली ट्रांसमीटर रिलीज को मॉड्यूलेट करेगा। और इनहिबिट इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ स्ट्रेटम, तो स्ट्रेटम के इनडायरेक्ट पाथवे को ये इनहिबिट करता है। कैसे करता है देखिए, ये हमारा सब्सटेंसिया नाइग्रा से पाथवे आया। और देखिए यहाँ पे ये देखिए ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे D1 रिसेप्टर तो डायरेक्ट पाथवे पे है तो इसको स्टिमुलेट करेगा, यानी यहाँ पे गाबा कम रिलीज होगा। इसको हम बाद में इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे D2 रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा तो ये इनहिबिटरी है, इस वजह से इसके फंक्शन को ये कम कर देगा, तो यहाँ पे गाबा का सिक्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही डोपामीन D1 पे वर्क कर रहा है तो इसके फंक्शन को बढ़ा दे रहा है, गाबा यहाँ पे रिलीज बढ़ जा रहा है। और यही डोपामीन जब D2 पे वर्क कर रहा है तो यहाँ से गाबा के रिलीज को कम कर दे रहा है। और इस पूरे फंक्शन को हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो पता चला कि डोपामीन जो है D1 और D2 दो रिसेप्टर्स होते हैं और दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये एक्टिवेट कर देता है डायरेक्ट पाथवे को और इनहिबिट कर देता है इनडायरेक्ट पाथवे को। और हिस्टामीन देखिए, हिस्टामीन के बारे में क्या है, हिस्टामीन में भी दो रिसेप्टर्स होते हैं, दो टाइप के, H1 और H2। H1 कपल्ड होता है GQ से और H2 कपल्ड होता है जी स्टिमुलेटरी से। H1 का क्या फंक्शन है, ये इंक्रीज नेजल एंड ब्रोंकियल म्यूकस प्रोडक्शन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी एंड वेसोडाइलेशन। तो ये वेस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, मान लो एंडोथेलियल सेल है तो इसको श्रिंक कर देगा। एंड वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन कैसे करेगा कि एंडोथेलियल से नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह को ये रिलीज कराएगा H1, तो वेसोडाइलेशन कराएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, परियूराइटिस और पेन, ये सब के लिए H1 जिम्मेदार होता है। और H2 की हम बात करें तो ये जी स्टिमुलेटरी होता है कपल्ड, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ये बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद वैसोप्रेसिन की बात करते हैं। देखिए वैसोप्रेसिन में भी दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, V1 रिसेप्टर और V2 रिसेप्टर्स। V1 रिसेप्टर्स जो होता है ये GQ कपल्ड होता है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये V1 बढ़ाता है। और V2 रिसेप्टर्स जो होता है ये जी स्टिमुलेटरी कपल्ड होता है और ये इंक्रीज वाटर परमिबिलिटी एंड रीअब्जॉर्प्शन वाया अप रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन 2 इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, इंक्रीज रिलीज ऑफ वन विलवान फैक्टर। तो इसके दो फंक्शन यहाँ पे बताए गए कि वाटर के परमिबिलिटी को बढ़ाएगा और उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और कैसे बढ़ाएगा कि ये अप रेगुलेट करेगा एक्वापोरिन 2 को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, किडनी में। तो देखिए ये किडनी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। देखिए ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक्वापोरिन 3 पहले से मौजूद होता है ये वाला, और ये एक्वापोरिन 2 जो होता है ये वेसिकल में मौजूद होता है। तो ADH आएगा, ADH इससे बाइंड करेगा और यहाँ पे
जी स्टिमुलेटरी होता है, जिसकी वजह से ये वेसिकल जाके यहाँ इम्बीड हो जाएगी और ये सारे चैनल्स एक्वापोरिन टू यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ से वाटर फ्रीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज रिलीज ऑफ वॉन विलीवॉन फैक्टर। तो वॉन विलीवॉन फैक्टर के रिलीज को भी ये बढ़ाता है, जो कोagulation में हेल्प करता है। तो ये पूरा आज हमारा रहा कि ये जी प्रोटीन लिंक्ड सेकेंडरी मैसेंजर कैसे और कहाँ होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में भी होंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में भी होंगे, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स में भी होंगे, हिस्टामिन रिसेप्टर्स में भी होंगे और वेसोप्रेसिन में भी होंगे। और मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक जीक्यू होता है, तो जीक्यू वाला हमने यहाँ देख लिया, जीक्यू का फंक्शन ये है पूरा। और दूसरा जी स्टिमुलेटरी या जी इनहिबिटरी होता है। दोनों जी स्टिमुलेटरी एड्रेनालिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा, और जी इनहिबिटरी इसको इनहिबिट कर देगा। फिर आगे का फंक्शन दोनों का इसी के एड्रेनालिन साइक्लेज के ही रेगुलेशन में होगा। अगर एड्रेनालिन साइक्लेज ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ये पाथवे फास्ट हो जाएगा, अगर एड्रेनालिन साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो ये पाथवे स्लो हो जाएगा।